प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो हम शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों में अंतर करते हैं, तो हमें कैसे पता लगता है कि कोई पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं चीनी व मिट्टी का। आपने चीनी भी देखी है और मिट्टी भी देखी है। तो मिट्टी जो है, मिट्टी में आप क्या देखते हो, जो मिट्टी है उसके कण आपने देखे और चीनी के कण आपने देखे हैं, दोनों के कण आपने देखे हैं। तो आप क्या देखते हो कि मिट्टी का जो कण है उसमें रंग जो है और साइज, और उसी प्रकार चीनी जो है उसका रंग और साइज कणों का, आपने कणों का रंग और साइज देखा होगा। मिट्टी का जो कण होते हैं उसमें रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, असमान होते हैं। मतलब कि जितने भी आप मिट्टी के अंदर कण देखते हो, किसी का कैसा रंग है, किसी का कैसा रंग है, एक प्रकार यानी एक समान रंग के सारे कण नहीं होते हैं। तो मिट्टी के अंदर क्या देखते हैं कि असमान रंग है। साइज भी देखते हो अगर आप, मिट्टी के कणों का साइज क्या होता है, असमान होता है। और जबकि हम बात करें चीनी, तो चीनी जो होती है उसका रंग भी क्या होता है, समान होता है। चीनी के कण आपने देखे हैं, चीनी के कण आपने देखे हैं, और साइज भी क्या होता है, उसके कणों का साइज भी क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मिट्टी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, और चीनी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। चीनी क्या है, शुद्ध पदार्थ, और मिट्टी क्या है, अशुद्ध पदार्थ। यानी हमारे पास क्या हमें पता लग रहा है यहाँ से कि जो शुद्ध पदार्थ होंगे उनमें कणों का साइज भी समान होगा, उनका रंग भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन जो अशुद्ध पदार्थ होंगे उनमें रंग क्या होगा, असमान होगा, और साइज भी क्या होगा उन कणों का, असमान होगा। यानी कि हम कणों को देख करके बता सकते हैं कि कोई पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी है जिनका कोई कलर नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ आपसे हवा, हवा क्या शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हवा क्या होती है, अशुद्ध होती है। क्यों होती है अशुद्ध, क्योंकि हवा में हमने सुना कि कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस अधिक होती है, सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत, 78% होती है। और उसके बाद नंबर आता है किसका, ऑक्सीजन गैस का, कितनी होती है, 17.9% होती है। और उसके बाद हम अनेक अन्य गैसें हैं, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अनेक गैसें इसके अंदर मिक्स है। तो हम किस प्रकार इसको क्या बोल सकते हैं कि अशुद्ध, शुद्ध नहीं बोल नहीं सकते हम इसको, क्योंकि अशुद्ध है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कणों की मिलावट है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस की मिलावट है। अगर मानो कि हमारी प्योर नाइट्रोजन होती तो उसमें मिलावट किसकी है, ऑक्सीजन की मिलावट है, हीलियम की मिलावट है, आर्गन की मिलावट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिलावट है, सल्फर डाइऑक्साइड की, और अनेक प्रकार की गैसों की क्या है इसमें मिलावट है। तो यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्या है, अशुद्ध है। यानी कोई भी पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की मिलावट हो उसको हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और जिसमें मिलावट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अब जैसे हम चीनी की बात करें तो चीनी के अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। वो सारा जो डब्बा हमने रखा हुआ रसोई के अंदर, उसके अंदर सारे जो कण है वो किसके हैं, चीनी के हैं, किसी दूसरे के नहीं है। तो वह क्या हुआ, वह हुआ शुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले में ये पता लगता है कि यहाँ पे अगर हवा की बात करें तो हवा के कण जो है उसमें नाइट्रोजन के कण भी मिलेंगे, ऑक्सीजन के कण भी मिलेंगे, हीलियम के कण भी मिलते हैं, आर्गन के कण भी मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और सल्फर डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हवा यानी अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई है, मिट्टी अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई है, और चीनी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई है। इसलिए जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ, और जो अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम अशुद्ध पदार्थ। अभी उदाहरण हम लेते हैं, चीनी प्लस जल, या हम कहें कि चीनी का विलयन, मतलब चीनी का घोल लिख देते इसको, और एक तरफ लिखता हूं मैं जल। तो हम क्या देखते हैं इन दोनों में कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है।
अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि चीनी का घोल किस में घोल रहे हैं इसको, जल में। तो यहाँ पे मिश्रण हुआ किसका, ये इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, जल भी और चीनी भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिलावट हो गई, जल में चीनी की कह सकते हैं, चीनी में जल की मिलावट हो गई। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मिलावट होती है उनको हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। और यहाँ पे क्या हमारे पास प्योर जल है, तो इसको बोलेंगे हम शुद्ध पदार्थ। जल जो होता है वो प्योर होता है और वो शुद्ध होता है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या आप घरों में जो प्रयोग करते हो जल, क्या वह शुद्ध है या अशुद्ध है? तो यहाँ पे हमारे पास जल जो है, अगर इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है तो क्या ये शुद्ध है, और अगर इसमें मिलावट है तो ये क्या है, अशुद्ध है। अब जल जो है हम उसको दर्शाते किसके द्वारा, उसका फार्मूला होता है H2O। लेकिन जल व चीनी, जल का फार्मूला क्या होता है H2O, और इसका फार्मूला क्या होता है C12H22O11। ये चीनी का फार्मूला होता है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में सुक्रोज बोलते हैं। जो चीनी होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होंगे वह एक ही प्रकार के कणों से निर्मित है, जैसे H2O से। और यहाँ पे कण जो है किसके, H2O के कण भी इसके अंदर और किसके, सुक्रोज के भी इसमें कण है। इसलिए क्या कहलाएगा ये अशुद्ध पदार्थ, और ये क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। चाहे हम सिंपल लेते हैं H2O यानी जल है, उसमें हमने डाल दिया NaCl। NaCl क्या होता है, जो नमक हम प्रयोग करते हैं साधारण नमक, उसका फार्मूला क्या होता है, साधारण नमक होता है NaCl। तो ये भी क्या हुआ, अशुद्ध हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों की मिलावट है। H2O में NaCl की बोल सकती है, NaCl में H2O की बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यानी कि जिसमें भी दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिले हुए उनको हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। जो एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होता है उसको बोलते हैं हम अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ बोलते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होता है। और यहाँ पे जो मिलावट हो रही है इसकी वजह से मैं इन सब को क्या बोलूँगा, मिश्रण बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको मैं, मिश्रण, क्योंकि सारे मिश्रण है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक। ऐसा नहीं कि यौगिक ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थों में हमारे पास दो तरह के पदार्थ हैं, या तो वह तत्व होगा या वह क्या होगा, यौगिक होगा। शुद्ध पदार्थों में कौन कौन आता है, तत्व होते हैं और यौगिक आते हैं। और अशुद्ध पदार्थों में क्या आता है, मिश्रण आता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण वो होता है या तो उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मौजूद होंगे, या उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक मौजूद होंगे, या उसमें तत्व व यौगिक दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार का क्या होता है, पदार्थों को बोलते हैं मिश्रण। दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक मिले हों, चाहे उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिले हों, चाहे उसमें एक तत्व है दूसरा क्या हो, यौगिक हो, इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, जबकि मिश्रण क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। अब ये है कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। देखिए तत्व क्या होता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ तत्व, आपने आवर्त सारणी जरूर देखी होगी, और आवर्त सारणी में जितने भी संकेत लिखे होते हैं वो सभी तत्वों के संकेत होते हैं, यानी वो सारे के सारे क्या है, तत्व है। और आप जब सारणी को देखते हो, आज के टाइम में लगभग 120 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की, 120 तत्वों की, यानी वो 120 तत्व क्या है, सारे के सारे शुद्ध पदार्थों में आते हैं। उन 120 तत्वों में तत्व कितने हैं, लगभग आवर्त सारणी के अंदर 120 तत्व है, जिसमें से 92 क्या होते हैं, प्राकृतिक है, यानी जो हमें मिले हैं प्रकृति के अंदर है। और उनमें से बाकी जो है वो शेष जो है कैसे है, वो मानव निर्मित है। कैसे है, मानव निर्मित, यानी उनमें से 92 जो प्राकृतिक तत्व हैं और जो शेष बच जाते हैं वो क्या, मानव निर्मित है, यानी कि वो मानव ने बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं, लेबोरेटरी के अंदर जो है प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। जबकि जो 92 प्राकृतिक तत्व है यानी वो नेचर के अंदर यानी कि प्रकृति में मिले हैं। तो यानी कि तत्व जो होते हैं किस में आते हैं,
शुद्ध पदार्थों में तत्व होता क्या है? तत्व होता है, अब इनमें क्या होता है कि सारे के सारे परमाणु जो एक समान होते हैं, तो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है उसको बोलते हैं हम तत्व। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस से भरा एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इसको कौन सी गैस भरी गई है? ऑक्सीजन गैस, और परमाणु कौन सा है इसमें? ऑक्सीजन परमाणु है। तो यानी इसके अंदर अगर हम देखें सिलेंडर के अंदर, तो सारे के सारे परमाणु किसके होंगे? ऑक्सीजन के। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस ही मौजूद है, दूसरी कोई गैस मौजूद ही नहीं है। तो यानी ये क्या हुआ? ये एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या होता है? एक तत्व होता है। अगर मैं बात करूं तांबे की, हमारे पास एक शीट है, तो सब जगह क्या होगा? उसमें तांबे के परमाणु होंगे, तो तांबा भी क्या एक तत्व है। यानी जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से, यानी कि जितने भी आप तत्व आवर्त सारणी के अंदर देखते हो, अगर वो एक ही प्रकार की कोई हम शीट लेते हैं उनमें से, तो उनको हम बोलते हैं तत्व बोलते हैं। यानी उन पदार्थों को जो 120 जिनकी खोज हो चुकी है उनको हम तत्व बोलते हैं। उसके बाद आता है यौगिक। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। और यौगिक जो होते हैं वो होते हैं, जैसे हम जल का सूत्र आप सभी को पता होता है। क्या सूत्र है? H2O। क्या सूत्र है? H2O। अब इसमें हम देखते हैं कि एक हाइड्रोजन का परमाणु मौजूद है इसके अंदर और दूसरा ऑक्सीजन का। यानी कितने प्रकार के परमाणुओं से निर्मित है? ये 2 प्रकार के परमाणुओं से, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के परमाणुओं से। ठीक है कि हाइड्रोजन उसमें 2 है और ऑक्सीजन इसमें 1 है, लेकिन प्रकार कितने परमाणुओं के? 2 प्रकार। एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम यौगिक बोलते हैं। लेकिन इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो HO और H ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जो ये बंध है इनका आपस में, ये एक रासायनिक बंध है। यानी इसमें जो तत्व जुड़े होते हैं यौगिक के अंदर, वो रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, किसी भौतिक बंध के द्वारा जुड़े नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कॉपर और जिंक हमने एक साथ डाल दी, दोनों को मिलावट कर दी इनमें मान लीजिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच में जो है वो आबंध जो है भौतिक है, यानी रासायनिक आबंध नहीं है। लेकिन H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है एक रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और इनको तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। इसलिए यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं और जो कि रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हो, और यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हों, इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? क्या अगर ये रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, क्या कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपस में इस तरह जुड़े होते हैं। कोई भी पदार्थ हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है जैसे हम चीनी का जो उदाहरण लिया था C6H12 C22H22O11 C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज का। इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इनको भौतिक विधि के द्वारा अलग, जैसे कि मैं करना चाहूँ कि हाइड्रोजन को अलग करना है, हमें ऑक्सीजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को फिर अलग करना है, या कार्बन अलग करने, हाइड्रोजन अलग करने, ऑक्सीजन अलग करने हैं, तो इनको अगर हम अलग करना चाहें तो क्या सामान्य विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? तुम्हारा आंसर होगा नहीं। इनको हम रासायनिक विधि के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। यानी इनमें जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनमें कणों को या परमाणुओं को, ठीक है, सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य विधि द्वारा
अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि जो मिश्रण होता है उन पदार्थों को जो है सामान्य विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर नमक घोल दिया जाए किसके अंदर, जल के अंदर, क्या उनको अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा, सामान्य विधि के द्वारा। यानी कि अगर हम जल के नमक के घोल को क्या करें, गर्म कर दें तो इससे क्या हो, जल वाष्पीकृत होकर वापस चला जाता है और पीछे क्या बचाता है, नमक। या वाष्पीकृत जल को हम जो है दूसरे बर्तन में ठंडा करके अलग कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जल को भी अलग कर सकते हैं और नमक को अलग कर सकते हैं। इस प्रकार की विधियों के हम इस लेसन के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, किस प्रकार जो मिश्रण के पदार्थों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनको सामान्य विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, इनके कणों को, जबकि इनके कणों को सामान्य विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि जल की जब हम बात करें, केवल इसमें क्या है, H2 है, और इसमें हम बात करें नमक प्लस जल, और एक मिश्रण ऐसा बनाते हैं किसका, नमक प्लस चीनी का। यहाँ पे नमक प्लस जल, नमक प्लस चीनी, और यहाँ पे केवल पानी है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इस पानी के अंदर हर एक अणु किसका है, जल का ही है, जबकि इसके अंदर नमक और जल है। इसमें जब हम बात करें इसके जल को, तो पूरा इसका जो संगठन है वह पूरा किसका, जल का बना हुआ है। इसमें कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे जल ज़्यादा है कहीं पे जल कम है। इसमें पूरा जो है संगठन यानी H2O के जो अणु है वो जल के अंदर समान रूप से बिखरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके केस में देखिए, जैसे नमक और जल जो है, ठीक है, इसमें क्या है, अच्छी तरह घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे से संगठन जो इनका भी क्या है, बिल्कुल ठीक है, कि हम इसको बोलते हैं कि नमक और जो जल आपस में अच्छी तरह से घुले हुए हैं। तो इसमें भी क्या आता है, और जो है नमक और जल के जो संगठन है वो समान मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम, नमक व चीनी आपस में घुलते नहीं है, ये भी क्या एक मिश्रण है यानी अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन इसमें क्या है, कहीं पे नमक ज़्यादा मिलेगा कहीं पे चीनी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मिश्रण जो है क्या हो सकता है, ये जो होता है उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी। और इस तरह के मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी। और ये क्या है, समांगी है। चाहे हम जल का उदाहरण लेते हैं, चाहे चीनी का उदाहरण लेते हैं, किसी प्रकार का उदाहरण लेते हैं, ये क्या हमेशा क्या रहेगा, समांगी रहेगा। जबकि जो मिश्रण होता है वो विषमांगी भी हो सकता है और समांगी भी हो सकता है। तो जो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, समांगी होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं। अब हम इसमें डिस्कस किया हमने कि इसमें तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं तत्वों के कितने प्रकार होते हैं। तत्व जो होते हैं हमें जो मिलते हैं यानी प्रकृति के अंदर जो मिल रहे हैं तत्व हमें, वो 3 प्रकार के मिले होंगे। आपने लिखा होगा कौन से आपने धातुएं भी देखी है, आपने अधातुएं भी देखी है, और आपने उपधातु भी देखी है। उपधातु देखी आपने सिलिकॉन देखा आपने, कहाँ पे देखा है, जो घरों में सौर सेल लगे होते हैं वो सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। धातु आपने अनेक प्रकार की देखी है, अधातु भी अनेक प्रकार की। आप सांस भी जो ले रहे हो वो अधातु का ही, यानी कि ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है कि अधातु है। यानी आवर्त सारणी के अंदर जितने 120 तत्व हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन सी धातुएं, अधातुएं और उपधातु। उन 3 यानी उन 120 तत्वों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो धातु हो सकती है, वो अधातु हो सकती है और उपधातु होती है। अब धातुएं कौन सी होती है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है। धातुएं क्या होती है, धातुओं के गुण अगर मैं लिखता हूँ, कठोर होती है। धातु क्या होती है, कठोर होती है। कुछ अपवाद में लिखता हूँ यहाँ पे, यानी कि वो जो अपवाद का अर्थ होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो इस नियम को नहीं मानती, यानी कि मुलायम भी होती है। कुछ एक उदाहरण जो है उनको अपवाद बोलते हैं, यानी कि 1 या 2 परमाणु ऐसे होना, 2 तत्व ऐसे होना जो इस नियम को ना पालन ना करते, उनको बोलते हैं अपवाद बोलते हैं। जैसे कठोर होती है, लेकिन क्या होता है, कौन से सोडियम,
सोडियम धातु है और पोटासियम, ये दोनों क्या है, मुलायम है। क्या है ये, मुलायम, यानी कि नरम धातुएं होती है, जबकि अन्य धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। फिर धातुएं तन्य होती है, धातुएं आघातवर्धनीय होती है, धातुएं ठोस होती है। अब यहाँ पे अपवाद होता है किसका, पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर किस रूप में मिलती है, हमें द्रव अवस्था मिलती है। पारा क्या होती है, द्रव अवस्था में रहती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, धातुएं कठोर होती है, तन्य होती है, आघातवर्धनीय होती है, ठोस होती है और सुचालक होती है। किसकी, उष्मा व विद्युत दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है। तो धातुएं जो कठोर होती है, लेकिन सोडियम पोटासियम अपवाद है कि यहाँ पे वो मुलायम होती है। तन्य होती है, तन्य का अर्थ होता है कि जब किसी पदार्थ को खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं तन्य होना, तन्यता बोलते हैं। आघातवर्धनीयता का अर्थ होता है कि अगर किसी पदार्थ को पीट करके या धातु को पीट करके जब चादरें बनाई जाती है, उस गुण को क्या बोला जाता है, आघातवर्धनीयता बोला जाता है। ठोस धातुएं जो होती है क्या होती है, ज़्यादातर ठोस होती है। आपने देखिए लोहा, तांबा, चांदी, सोना, जितनी भी धातुएं देखी आपने क्या देखी है, ठोस देखी है। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, द्रव होती है। और धातुएं क्या होती है, सुचालक। इसलिए जो बर्तन बनाए जाते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं, ताकि उनसे हीट जो ट्रांसफर हो करके हमारे पदार्थ के अंदर चली जाए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पदार्थ जो धातुएं जो होती है, हमने उनके गुणों का अध्ययन किया। यहाँ पे धातुएं कठोर होती है, तन्य होती है, आघातवर्धनीय होती है, ठोस होती है और सुचालक होती है। उसके बाद हम आते हैं अधातुओं पे। यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, जो तन्य धातु है, सबसे तन्य धातु होती है सोना। सबसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे अधिक तन्य कौन सी होती है, तन्य सोना होती है। और सबसे अधिक सुचालक धातु होती है, सबसे अधिक सुचालक वो होती है चांदी। चांदी जो धातु होती है वो सबसे अधिक सुचालक धातु होती है। इसलिए तार जो है चांदी के नहीं बनाए जाते। उसके बाद चांदी के बाद नंबर किसका आता है, वह नंबर आता है तांबे का। अब चांदी के तार इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि चांदी महंगी होती है, तांबा क्या होता है, सस्ता होता है। इसलिए तारे जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, तांबे से बनाई जाती है। क्योंकि जो सुचालक सबसे अधिक कौन होता है, चांदी होता है। उसके बाद नंबर किसका आता है, तांबे का ही आता है, कॉपर का ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि सुचालक होती है, इसलिए जो तारे बनाई जाती है वो धातुओं की बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं अधातुओं की। अधातुएं जो होती है वो क्या होती है, नरम होती है, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब जो थोड़ा सा बल लगाने पर टूट जाए। यानी जैसे हमने धातु के केस में पढ़ा कि अगर हम उसको पीटते हैं या उनको खींचते हैं तो क्या उनकी लंबी तार खींच करके उनको लंबी तार में बदला जा सकता है, सीट के अंदर बदल सकते हैं उसको। लेकिन अधातुओं में अगर जब बल लगाया जाता है तो वो टूट जाती है, तो उस गुण को क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। यानी भंगुर होती है, वो चमक रही थी। यानी धातुओं में, धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। जैसे सोना धातु जो चमकीली होती है इसलिए उसको आभूषणों में उसका प्रयोग किया जाता है। चांदी जो चमकीली होती है इसलिए उसको, यानी सभी धातुओं के अंदर क्या होती है, चमक होती है। जैसे लोहा आपने देखा होगा, जैसे लोहे को हम थोड़ा सा खरोचते हैं तो क्या होती है, उसके अंदर एक अलग सी चमक निकल आती है। तो धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, जबकि अधातु जो होती है चमक रहित होती है। और विद्युत व उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। अनेक धातु है, ऑक्सीजन गैस भी क्या धातु है, क्लोरीन गैस भी, जितनी भी गैस है वो लगभग क्या होती है, जितनी भी गैस है वो सारी अधातु है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कुचालक है, इनमें कुछ अपवाद भी है। जैसे हम देखते हैं अधातु क्या होती है, नरम होती है। लेकिन एक कार्बन का जो कौन सा रूप, हीरा जो होता है, कार्बन का हीरा क्या होता है, कठोर होता है। हीरा क्या होता है, कार्बन का एक रूप होता है, यानी हीरा एक तत्व है और वह क्या होता है, शुद्ध होता है। यानी हीरा भी एक शुद्ध पदार्थ है और वह क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन अधातु होने के बावजूद क्या वो कठोर है, ये क्या इसका अपवाद है। और प्रकृति का सबसे अधिक कठोर पदार्थ यही है, कौन सा है, हीरा। हीरा जो होता है सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो होता है प्रकृति का, वो यही होता है, हीरा होता है।
उसके बाद भंगुर होती है, चमक रहित होती है, यानी चमक नहीं होती, लेकिन ऐसी एक अधातु है जो चमकीली होती है, वह होती है आयोडीन। आयोडीन क्या होती है? चमकीली होती है। यानी कि एक ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, कौन सी होती है? वो आयोडीन होती है। सुचालक ज़्यादातर क्या होती है? कुचालक होती है, लेकिन कार्बन का ही दूसरा रूप कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। यहाँ पे कार्बन के मैंने दो रूप लिख दिए, जैसे ग्रेफाइट लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? हीरा लिख दिया। तो ऐसा कैसे? कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ तत्व जो होते हैं, वो अनेक रूप में मिलते हैं, जिनको हम उसके अपरूप बोलते हैं। यानी हीरा कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है। यानी कार्बन क्या है? सुचालक होता है। यानी वहाँ अपवाद है, ये अधातु का अपवाद क्या है? यहाँ पे सुचालक होने का ग्रेफाइट। नरम होने का अपवाद कौन है? हीरा अपवाद है। चमक का कौन है? यहाँ पे आयोडीन जो होती है वो क्या होती है? चमकीली होती है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया धातु, अधातु और उपधातु। जो अब आती बात उपधातु, ऐसे पदार्थ जिनमें अधातु और धातु दोनों के गुण मिश्रित हो, यानी ऐसे पदार्थ जिनके गुण जो है अधातु और धातु के बीच के हो, उनको बोलते हैं उपधातु। जैसे सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन क्या होती है? एक उपधातु है। धातु अनेक जानते हैं आप, आयरन, कॉपर, जिंक, जितने भी हैं। ज़्यादातर हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ज़्यादातर क्या धातु ही है। उसके बाद नंबर आता है धातुओं का, अधातु कम है और उपधातु बिल्कुल ही कम है। यहाँ पे हमारे पास जो उपधातु होती है सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरोन, ये हमारे पास क्या है? उपधातु है। तो इस प्रकार जो हमने अध्ययन किया, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसमें हमने अध्ययन किया शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों में। इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आता है? क्या कंक्लूजन आता है कि पदार्थ जो दो तरह के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है दो तरह के फिर है, तत्व और यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थों में आते हैं। तत्व फिर तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु है, उपधातु। और अशुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। और अशुद्ध पदार्थ जो है दो तरह के हो सकते हैं, समांगी हो सकता है और विषमांगी। यानी मिश्रण जो है दो तरह के हो सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अब हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अशुद्ध पदार्थों के बारे में।